Yes, morning student. Welcome back to online class in RPS Public School. And today I'm going to take a class of class 7. So, my dear all student, just see and watch carefully. Subject SST and that is from the history. सब्जेक्ट एसएसटी है और हिस्ट्री से हम लोग पढ़ाने के लिए जा रहे हैं. चलिए, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले वो चैप्टर नंबर 4 के बारे में. चैप्टर नंबर 4, ठीक है. चैप्टर नंबर 4 के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर का जो नाम है वो है हमारा द क्रिएशन ऑफ एम्पायर. द क्रिएशन ऑफ एम्पायर. क्या पढ़ना है हमारा? द क्रिएशन ऑफ एम्पायर. ठीक है. द क्रिएशन ऑफ एम्पायर. क्रिएशन, एम्पायर, एम्पायर मतलब सल्तनत, साम्राज्य, किंगडम. तो आखिरकार किंगडम कैसे बना, साम्राज्य का विस्तारीकरण कैसे हुआ, जो सभ्यताएं आपने देखा धीरे धीरे चली आई हमारे यहां, जिस डायनेस्टी ने हमारे ऊपर ओवर रूल किया, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ था दिल्ली सल्तनत के बारे में. तो दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी ने रूल किया था. लेकिन अंततोगत्वा मतलब फाइनली लास्ट तक जाते जाते जो इब्राहिम लोदी था, इब्राहिम लोदी की बैड पॉलिटिक्स की वजह से, बैड पॉलिसीज की वजह से इब्राहिम लोदी को हारना पड़ा, अपने किंगडम से हाथ धोना पड़ा. तो इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे. द मुगल एम्पायर. ठीक है. मुगल एम्पायर में जब हम पढ़ेंगे तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा. इसको पढ़ने से पहले आज मैं एक थोड़ा सा इंट्रो इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा इस चैप्टर के बारे में. बिकॉज ये जो चैप्टर है इसमें बच्चों को बहुत ही ज्यादा परेशानियां होती हैं. लेकिन इन परेशानियों से बचने के लिए मैंने एक छोटा सा ट्रिक निकाला हुआ है. दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक दिस क्लास. वह बहुत ही इंपॉर्टेंट होना वाला है इस क्लास को महत्वपूर्ण बनाने के लिए. सो मेरे जितने सारे जो स्टूडेंट है वो बुक खोल के बैठ जाएंगे और बुक खोल के बैठने के बाद में आपको पता चलेगा कि आखिरकार मैं पढ़ा क्या रहा. ठीक है. तो ध्यान से जरा देखेंगे. टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द मुगल एम्पायर. किसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? मुगल, है ना. तो सबसे पहले जानिए, थोड़ा सा पीछे चैप्टर से हमको लेना पड़ेगा. तो पिछले चैप्टर से क्या लेना पड़ेगा? देखिए, एज वी नो दैट Lodi dynasty was the last dynasty of Delhi Sultanate. दिल्ली सल्तनत का सबसे लास्ट डायनेस्टी था. एंड इब्राहिम लोदी was the last
रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये सबसे लास्ट रूलर था। वेन तो इब्राहिम लोदी ने क्या किया, देखिए, ड्यू टू द बैड पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स some Afghan rulers like Bihar, Punjab, मेवाड़ वर, देखिएगा नहीं समझ में आएगा तो मैं बोल भी रहा हूं, मेवाड़ वर टोटली disappointed with the administration of इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी है ना, बिकॉज इब्राहिम wanted to expand his kingdom while that period he had done so many mistakes। तो देखिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत का जो सबसे लास्ट जो रूलर था वो क्या था, हमारा इब्राहिम लोदी था। और इब्राहिम लोदी अपने किंगडम को एक्सपेंड करना चाह रहा था। तो एक्सपेंड करने के दौरान उन्होंने बहुत सारी जो पॉलिसी को अपनाया, तो कुछ कुछ उसकी बैड पॉलिसी और पॉलिटिक्स की वजह से इंडियन टेरिटरीज के कुछ रूलर्स थे, उन्होंने डायरेक्ट बायकॉट कर दिया और वो टोटली डिसअपॉइंट थे, वो उनसे सहमत नहीं थे। सो दैट इज वाई दे हैड टू बी इनवाइट Zahiruddin Babur. That was the first time any Mughal ruler was invited by the Afghans, these rulers. यह भारत के इतिहास में यह पहली बार ऐसा होने जा रहा था कि भारत पर जो रूलर, यानी कि दिल्ली सल्तनत पर जो रूलर अपना शासन जमाए हुए था, उसके टेरिटरीज ने इनवाइट करके बताया, उनको बुलाया। किनको बुलाया? तो अफगान्स को बुलाया। तो जहीरुद्दीन बाबर जो कि फरहान का रहने वाला था, उसकी मदद ली इन टेरिटरीज ने, है ना, इन टेरिटरीज ने मदद ली। थोड़ा सा मैं इसको साइड हो जाना चाहूंगा ताकि इसको आराम से आप लोग उतार पाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा वीडियो को आप लोग पॉज कर लीजिएगा और आराम से आप लोग उतार दीजिएगा, ठीक है? ठीक, चलिए। तो जैसे दौलत खां होंगे, तो दौलत खान
जो उसका चचा था, उसने इसको इनवाइट किया और इनवाइट करने के जो है दौरान उसने यह पाया कि अगर हम इसको इनवाइट करते हैं तो यह हमारी मदद करेगा और हम इनसे जीत जाएंगे, इससे इब्राहिम लोदी से। लेकिन दैट टाइम बाबर की यह मोनोपोली नहीं थी कि वो इंटरेस्टेड नहीं था कि हम इंडियन पॉलिटिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे और इंडियन पॉलिटिक्स जो इंडिया का साम्राज्य है, इंडियन टेरिटरीज है, उस पर हम अपना आधिपत्य जमाएंगे और यहाँ पे अपना राज करेंगे। ये बाबर के दिमाग में नहीं था, बाबर ने कभी सोचा नहीं था। लेकिन यहां आने के बाद उसकी मोनोपोली जो है वो एकदम चेंज हो गई। जब देखा कि यहाँ पर लैक ऑफ यूनिटी है, यहाँ लोग यूनाइट नहीं है, तो उसके मन में थोड़ी सी खलबली जो है वह मच गई। एंड दैट टाइम when the first time he made a victory as a form of the first battle of Panipat, when he was fought with the Ibrahim Lodi, he got victory, उसने विजय प्राप्त की और विजय प्राप्त करने के दौरान वो पहला ऐसा शासक बना जिसने तोप खाने का इस्तेमाल किया और पानीपत की पहली लड़ाई पर उसने विजय प्राप्त की। तो चलिए आज मुगल एम्पायर का कैसे स्टार्टिंग होता है उसके बारे में आपको हम बताएंगे। तो इन मुगल्स को याद करने के लिए आपको गूगल की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुगल्स को याद करने के लिए आपको गूगल की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक छोटा सा ट्रिक है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। वो जो है वो बड़ा ही आसान हो जाएगा आपके लिए। वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। एक वर्ड है भाजसा। एक वर्ड क्या है हमारा? भाजसा। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी में पूरा मुगल एम्पायर जो है वो सिमट के रह जाएगा। तो कैसे रहेगा जरा ध्यान देंगे हम। सबसे पहला चीज यहां बाबर का देखिएगा, B4 हमारा है बाबर, ठीक है। बाबर जिसका काल जो है वह कितना है, कितना से कितना तक, 1526 से लेकर 1530 तक इसने राज किया, ठीक है। इसके बाद आती है हुमायूं की बारी आती है। सभी बच्चे जरा ध्यान देंगे, है ना। ये ध्यान देने वाली बात जो है बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर समझ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो जरा ध्यान दीजिएगा। हुमायूं हो जाएगा यहाँ, और हुमायूं के बाद इसकी जो है वो काल थी, वो थी 1530 से लेके 1556 तक इसने जो है वो राज किया, ठीक। फिर हमारा आता है अकबर का काल। अकबर का काल आता है। तो अकबर ने जो रूल किया वो 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक किया, ठीक है। उसके बाद में जो है आता है जहांगीर का बारी आता है। जहांगीर की बारी आती है। तो जहांगीर का जो कार्यकाल है वह माना गया है 1605 से लेकर 1627 तक, ठीक है। उसके बाद में आता है शाहजहां का काल।
शाहजहां का जो काल माना जाता है वो है हमारा 1628 से लेकर के 1658 तक। ठीक है। फिर हमारा लास्ट जो है वो है हमारा औरंगजेब। औरंगजेब जो है हमारा लास्ट है, और औरंगजेब जो है वो क्या है हमारा 1659 से लेके 1707 ईस्वी तक। उसके बाद बेचारे की मृत्यु हो गई थी। तो चलिए बात करते हैं हम लोग बादशाह के बारे में। बादशाह एक वर्ड आया है हमारा, तो बादशाह एक वर्ड हमारा आया है, आप देख सकते हो इधर। बी से बाबर है, एच से हुमायूं है, ए से अकबर है, जे से जहांगीर है, एस से शाहजहां है, और ए से औरंगजेब है। ये वर्ड इतना खूबसूरत मैंने इसको निजात किया हुआ है, ये टेक्निक किया हुआ है कि आपको पता कर देना होगा, एकदम पता करना एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए कि आखिरकार मुगल एम्पायर का जो फाउंडर कौन था। तो सबसे पहले क्या है? बाबर। बाबर का बेटा क्या हो जाए? हुमायूं। हुमायूं का बेटा क्या है? अकबर। अकबर का बेटा क्या है? जहांगीर। जहांगीर का बेटा क्या है? शाहजहां। और शाहजहां का बेटा क्या है? औरंगजेब। और औरंगजेब के बाद में जो है वह मुगल एम्पायर खत्म, क्योंकि उसके बाद जो है 16th सेंचुरी में जो है वह 17th सेंचुरी के प्रारंभ में ही स्टार्ट हो गया था अंग्रेजों का शासन। तो बाबर जो है वह 1526 से लेकर 1530 तक उसने राज किया। हुमायूं ने 1530 से 1556 तक राज किया। अकबर ने 1556 से 1605 तक राज किया। जहांगीर ने 1605 से लेकर 1626 तक राज किया। शाहजहां ने 1628 से लेकर 1658 तक राज किया। फिर और औरंगजेब ने 1659 से लेकर 1707 तक राज किया। तो और नेक्स्ट टॉपिक में जो हम लोग पढ़ाई करेंगे, बाबर के बारे में पढ़ाई करेंगे कि आखिरकार बाबर एक ऐसा रूलर बना जिसने पहली बार मुगल एम्पायर के बारे में सोचा कि गया है एम्पायर खड़ा किया जा सकता है, क्योंकि यह आसान नहीं था। क्योंकि एज वी ऑल नो दैट इंडिया इज अ बिग डाइवर्सिटी। इंडिया जो है एक बहुत बड़ा डाइवर्सिटी है। इंडिया जो है वह विविधताओं में एकता का देश माना जाता है। वो तरह तरह के रिलीजन, तरह तरह के लोग यहाँ रहते हैं। उनका भाषा, वेशभूषा, पहनावा और खान पान सारा कुछ अलग है। तो यहाँ पे किसी मुस्लिम रूलर्स का यहाँ पे रहना बहुत ही टफ वर्क था, और एक दूसरी जगह से आया व्यक्ति जो कि अपना किंगडम स्थापित करना चाहता था, उसको काफी मेहनत मशक्कत करना पड़ा। बहुत सारे चीजों की उथल पुथल की गई, और तब जाकर के बाबर ने मुगल एम्पायर का नींव रखा। तो अब अगले नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बाबर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, कोरोना से बचते रहिए। जय हिंद।